नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज आपको मैं पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 500 तक। जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका बहुत अच्छे से जीके की तैयारी होने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी के लिए एक रिवीजन वाला वीडियो रहेगा। कोशिश रहेगी कम टाइम में मैं आपकी वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। और जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे भारत रत्न वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया, तो अगला क्वेश्चन भी आपको भारत रत्न से ही जुड़ा हुआ मिलेगा। मतलब कि एक टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके 5 से 6 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 1000 जीके का वन शॉट है ये, पार्ट 1 वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 500 तक। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं 500 मार्क की क्वेश्चन करवा दूंगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, revibooks.pdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट, टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत रत्न जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा यानी कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय यानी कि विदेशी व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफार खान भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति और एकमात्र खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति और एकमात्र खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी। 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए, जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कौन प्रदान करता है? ये प्रदान करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज होता है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। रेशियो पूछा जा रहा है लेंथ और विड्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा वर्तमान का राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1)(a)। इस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की ध्वज संहिता किस वर्ष से प्रभावी हुई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002। वर्ष 2002 से जो भारत की ध्वज संहिता है ये प्रभावी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड के देश से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कि शॉर्ट में हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51।
भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है और मैंने ऊपर भाग बताया था भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, आर्टिकल 50 है, ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 में। आर्टिकल 51 जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4%। अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये आपने ध्यान रखना है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व कहाँ से होकर गुजरती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है, लगभग कितने किलोमीटर है पूछी जा रही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो कुल विस्तार है 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का जो कुल विस्तार है 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। भारत का जो गुजरात राज्य है, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का वो जो राज्य है उसका नाम त्रिपुरा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा खैबर दर्रा। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो देखिए, जोजिला दर्रा जो है ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए, पालघाट दर्रा जो है ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसिद्ध जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रे को नाम दिया गया है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला शिपकिला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु तीर्थयात्री गुजरते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे से होकर मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु तीर्थयात्री गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन, सिक्किम राज्य में स्थित महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं? सिक्किम राज्य में जो महत्वपूर्ण दर्रा है उसका नाम है नाथुला और ज़ेलेपला दर्रा। सिक्किम राज्य में स्थित हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो देखिए जो तुजू दर्रा है ये भारत को जोड़ता है म्यांमार से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बोमडिला दर्रा जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में स्थित है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। भारत का जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है स्थित ओडिशा में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली जिसे कि शांत घाटी नेशनल पार्क भी बोलते हैं किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, केरल। अगला क्वेश्चन, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन, किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की तिथि क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 22 मई को। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में किसकी याद में 2 सितंबर को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को हर साल। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को।
अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? 11 मई को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 फरवरी को। जितने भी ऊपर दिवस वाले क्वेश्चन करवाए ना, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, रैमसे मैकडॉनल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये आयोजित हुआ था कहाँ पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, रॉयल गैलरी, लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन यानी कि रॉयल गैलरी लंदन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था नवंबर 1930 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी ये हो जाएगा, रामसे मैकडॉनल्ड। लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रामसे मैकडॉनल्ड। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस जहाज़ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, SS राजपुताना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस समझौते के परिणाम स्वरूप आयोजित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैमसे मैकडॉनल्ड। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडॉनल्ड। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था किसने? सरोजनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वॉइसरॉय थे। अगला क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो देखिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ था कब? 1931 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए? राइट आंसर ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते के कारण महात्मा गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया? राइट आंसर ऑप्शन सी 1933 में। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किस प्रमुख राजनीतिक दल ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये प्रमुख राजनीतिक दल था। अगला क्वेश्चन हमारा, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी बेगम जहां आरा शाहनवाज। ये तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला प्रतिनिधि थी। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो देखिए अंबुबाची मेला जो है ये आयोजित किया जाता है कामाख्या देवी मंदिर असम में। कामाख्या देवी मंदिर जो असम में, यहाँ पर अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में आयोजित होता है सोनपुर मेला। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्लीकट्टू उत्सव किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू उत्सव। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है खजुराहो नृत्य महोत्सव। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, यकीन मानिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और मैंने आपको ना एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए या रेलवे एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको 1000 का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया था इससे पहले। ठीक है, अब आपको मैं जीके का मैराथन प्रोवाइड कर रहा हूँ 1000 का, 500 प्लस 500 पार्ट में, मतलब कि 500 पार्ट 1 में करवाऊंगा क्वेश्चन और 500 पार्ट 2 में करवाऊंगा। और इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो पार्ट ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही हैं, ये जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला जहाँ ऊँटों का व्यापार होता है किस शहर में लगता है? राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान के अजमेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो देखिए जो हेमिस महोत्सव है ये मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, संगाई महोत्सव किस राज्य का प्रमुख पर्यटन उत्सव है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केरल में नौका दौड़ किस त्यौहार की प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओणम की। केरल में जो नौका दौड़ होती है किस त्यौहार की प्रमुख विशेषता है? ओणम की। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक उत्सव है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी असम का। बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख लोक उत्सव है। नेक्स्ट है, मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मांडू महोत्सव जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? तो देखिए सिंधु नदी जो है इसका उद्गम होता है कहाँ से? तिब्बत चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी किस झील के निकट से निकलती है? तो देखिए सिंधु नदी जो है ये किस झील के निकट से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का सटीक उद्गम स्थान कौन सा हिमनद माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सानो खयाबाब बोखरचू।
ये हिमनद माना जाता है सिंधु नदी का सटीक उद्गम स्थान। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में सिंधु नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगी खम्बान। तिब्बत में सिंधु नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का कौन सा खंड मार्ग दूरी के मामले में सबसे लंबा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का जो चेन्नई कोलकाता खंड है ये दूरी के मामले में सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले कुल सौर विकिरण का कितने प्रतिशत हिस्सा बिना पृथ्वी को गर्म किए सीधे अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 30%। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में वापस जाने वाले सौर विकिरण के इस 30 से 35% भाग को भूगोल की भाषा में क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, इसे कहा जाता है पृथ्वी का एल्बिडो। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा किस खगोलीय खंड के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 27.3 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक डैश है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आंसर ऑप्शन बी प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते समय जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभू कहा जाता है, पेरिजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 किलोमीटर है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत पर इसकी ऊंचाई सबसे अधिक लगभग 18 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि घटित होती है? तो वो कौन सा परत है वो? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितना गिरावट आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस का। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आता है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करने वाली सीमा होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज क्षोभ सीमा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य अंडमान। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह की सबसे उच्चतम बिंदु जिसका नाम है सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरी अंडमान पर स्थित है सैडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान और निकोबार की राजधानी है किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किसके पूर्व में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य अंडमान के। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। सिंधु की कौन सी सहायक नदी तिब्बत में राक्षसताल झील से निकलती है?
राइट आंसर ऑप्शन बी सतलुज। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। अगला क्वेश्चन, सिंधु की किस सहायक नदी को प्राचीन काल में शुद्रु के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, सिंधु नदी की जो सहायक नदी जिससे कि प्राचीन काल में शतुद्रु के नाम से जाना जाता था, वो कौन सी नदी है? राइट आंसर ऑप्शन सी सतलुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले शिपकिला दर्रे से होकर गुजरती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सतलुज नदी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्राथमिक संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के किन 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला 1999 में किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला रखी गई थी 1999 में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई लगभग कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5846 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक्टिनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर विकिरण की तीव्रता को मापने में एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्टिनोमीटर मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, एक्टिनोमीटर जो है ये काम करता है विकिरण की हीटिंग, ताप शक्ति या रासायनिक क्रिया पर। अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान में सौर ऊर्जा के निर्धारण के लिए किस उपकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टिनोमीटर का। मौसम विज्ञान में सौर ऊर्जा के निर्धारण के लिए एक्टिनोमीटर उपकरण का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सौर विकिरण को मापने के लिए एक्टिनोमीटर के समान श्रेणी में आता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पायरोहेलियोमीटर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह, उसकी आंतरिक संरचना और उसकी भौतिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यह है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत को परिवर्तन मंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें मौसम संबंधी सर्वाधिक बदलाव होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें मौसम संबंधी सर्वाधिक बदलाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादलों का बनना, बिजली कड़कना और चक्रवात जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत तक सीमित रहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं क्यों होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धूल के कण और जल वाष्प की सांद्रता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम जैसी तीव्र हवाएं जो मौसम प्रणालियों को प्रभावित करती है आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सैडल पीक। अगला क्वेश्चन, सैडल पीक अंडमान निकोबार की किस विशिष्ट द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सैडल पीक की समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 732 मीटर की ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल पीक नेशनल पार्क भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैडल पीक नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए मैंने आपको तो पूरे अंडमान निकोबार का बता दिया, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। अब पूछा जा रहा है कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट थुलियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु के कलपक्कम में। भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र का आधिकारिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अगला क्वेश्चन, कलपक्कम में स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्य रूप से किस तकनीक पर शोध के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो देखिए भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसे कि हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच जो कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच जो कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है? राइट आंसर ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की सबसे प्रमुख विशेषता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रशांत महासागर की विशेषता है रिंग ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपरियर। सुपरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक सुपरियर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अमेरिका और कनाडा देशों की सीमा पर स्थित है लेक सुपरियर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी बेकाल झील। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर, ऊपर मैंने आपको बताया था आयतन के आधार पर यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से, तो वे बेकाल झील है। और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपरियर झील। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल किस देश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रूस साइबेरिया में। ये विश्व की सबसे गहरी झील जो बेकाल है ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन झील किसे माना जाता है जिसकी आयु लगभग 2.5 से 3 करोड़ वर्ष है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बेकाल झील। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन, 1936 में जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी हैली नेशनल पार्क इसका नाम था 1936 में जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी प्रमुख नदी बहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राम गंगा नदी बहती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री अंटार्कटिका के किस विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है?
तो देखिए जो भारत का शोध संस्थान है मैत्री, ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। पूछा जा रहा है अंटार्कटिका के किस विशिष्ट क्षेत्र में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिरमाकर ओएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारती। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी सागर झील भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था जिसे अब मैत्री ने प्रतिस्थापित कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के आगामी चौथे अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में 2025-26 में मंजूरी मिली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्री 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में सक्रिय है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्री और भारती। अगला क्वेश्चन, डुरंड कप की स्थापना किस वर्ष में शिमला में की गई थी? तो देखिए डुरंड कप की स्थापना कहाँ पर हुई थी? शिमला में हुई थी। पूछा जा रहा है कि कब? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1888 में। फिर से आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, डुरंड कप है इसका नाम। अगला क्वेश्चन, 1888 में डुरंड कप का पहला संस्करण शिमला के किस मैदान पर खेला गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अन्नाडेल ग्राउंड। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लाला अमरनाथ। स्वतंत्र भारत की पहली टेस्ट टीम के कप्तान थे ये लाला अमरनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला था कि स्वतंत्र भारत के, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, इसके बाद पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ। और पूछा जा रहा है यहाँ पे भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, मतलब स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है ये, तो कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CK नायडू। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला अमरनाथ। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, विजय हजारे। लगातार 3 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? विजय हजारे। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने अपना व्यावसायिक परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 में। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने अपना व्यावसायिक परिचालन शुरू किया था 1969 में। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में भारत ने किस देश के साथ सहयोग किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, यानी कि USA के साथ। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन में किस प्रकार के रिएक्टरों का उपयोग किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो है इसका उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था जिसे 1956 में ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है इसका जनक माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के मामले में कौन सा है?
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर की सामान्य आकृति किस प्रकार की है? तो देखिए प्रशांत महासागर की जो सामान्य आकृति वो है त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है ये। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर जो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए सक्रिय क्षेत्र है कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है रिंग ऑफ फायर, जो कि भूकंप और ज्वालामुखी के एक सक्रिय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के निकट है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर में जो स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, ये किस देश के निकट है? ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो देखिए जो माउंट मैकिले है ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अलास्का श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, माउंट मैकिले उत्तरी अमेरिका के किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अलास्का, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट अल्बर्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कनाडा में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट लोगन। उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ये माउंट लोगन। अगला क्वेश्चन है, मिसौरी नदी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो देखिए मिसौरी नदी जो है ये निकलती है रॉकी पर्वत श्रृंखला से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत का अन्य नाम डेनाली है? तो देखिए डेनाली किसका नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट मैकिनले पर्वत का अन्य नाम डेनाली है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है कहाँ पर? राजस्थान के अलवर में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमुंदरी में भारत का केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक राज्य है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल देव ने। नेक्स्ट, 1983 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर अपना पहला खिताब जीता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्टइंडीज़ को हराया था भारत ने 1983 विश्व कप में। अगला क्वेश्चन, कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है? देखिए कपिल देव की जो आत्मकथा है इसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कपिल देव को उनकी तेज गेंदबाजी और ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 1924 में अविभाजित भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन,
भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 1940 में। भारतीय ओलंपिक खेल जो थे इसका नाम बदल के राष्ट्रीय खेल किया गया 1940 में। अगला क्वेश्चन, 1927 में स्थापित भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सर दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और संगठनात्मक मानक किस वर्ष प्राप्त हुए? राइट आंसर ऑप्शन सी 1908 में। अगला क्वेश्चन, 1908 के ओलंपिक खेल मूल रूप से कहाँ पर आयोजित होने थे जिन्हें बाद में लंदन स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रोम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोजर्स कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस खेल से संबंधित है रोजर्स कप। अगला क्वेश्चन, रोजर्स कप दुनिया का दूसरा सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। सबसे पुराना कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी विंबलडन। विंबलडन जो है ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जबलपुर में स्थित है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में TFRI बोलेंगे। देखिए आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। 500 क्वेश्चन आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं, 500 नेक्स्ट पार्ट में। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा का नाम 38वीं क्यों पड़ा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह उत्तरी अक्षांश 38 डिग्री पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? राइट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? देखिए नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए थे? 1901 में प्रदान किए गए थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार एक्सरे की खोज के लिए किसे दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन, या बोल सकते हो WC रॉन्गटन को एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से फ्रेडरिक पैसी और किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी डुनेंट को। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रदान किए जाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जिसे स्वेरेजिस रिक्सबैंक पुरस्कार कहा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए रिक्सबैंक पुरस्कार ये कहा जाता है किसे? आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स साइंस वाले को। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है उसे स्वेरेजिस रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 का पहला नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया के इलाज के लिए किसे मिला था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग। इन्हें मिला था पहला नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 में घोषित भारत रत्न पुरस्कार के पहले 3 प्राप्तकर्ताओं कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सी राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी, जो तत्कालीन कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की विरोधी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के दौरान वेदारण्यम मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, वेदारण्यम मार्च का जो नेतृत्व था किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी ने। अगला क्वेश्चन है, राजा जी के नाम से प्रसिद्ध सी राजगोपालचारी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास, अब है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली और आखिरी बार क्रिकेट किस वर्ष खेला गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1900 में पेरिस में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1900 के ओलंपिक में क्रिकेट का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस आगामी ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2028 का लॉस एंजलिस का ओलंपिक। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बीच कितने समय का अंतर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष का अंतर होता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बीच। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक के इतिहास में अब तक कितनी बार खेलों को युद्ध के कारण रद्द किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार। आधुनिक ओलंपिक के इतिहास में अब तक किस ओलंपिक खेलों को युद्ध के कारण रद्द किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, 1916, 1940 और 1944 वाला। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो इन खेलों का प्रबंधन करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इसका आयोजन होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, सुब्रतो कप जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CFRI कहाँ स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला के कुफरी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 17वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों की सीमा थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 17वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम देशों की सीमा थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 क्षेत्र कौन से हैं? भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा बोल सकते हो, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, साहित्य जैसे कि लिटरेचर भी बोलेंगे, शांति यानी कि पीस, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नोबेल पुरस्कार की मूल श्रेणियों में शामिल नहीं था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे, लेकिन बाद में ऐड हुआ कौन सा? अर्थशास्त्र वाला। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्वे के ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? क्योंकि नोबेल पुरस्कार गणित में नहीं दिया जाता। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एबल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को कहा जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है गणित में नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है,
किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे ये। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार से इनकार कर दिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत रत्न पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते के समान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीपल के पत्ते के समान है भारत रत्न का डिज़ाइन। के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उजाला योजना। अगला क्वेश्चन, एक एलईडी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी अर्धचालक से बनी होती है एलईडी। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने विज्ञान की किस महत्वपूर्ण घटना की खोज की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रमन प्रभाव यानी कि रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने। अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 में सर सीवी रमन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ एक क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ ना, यहाँ पे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज तो आपको सिर्फ 500 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में 500 क्वेश्चन और करवा दूंगा और आपका ये 1000 क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए ओपेक का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया के वीना शहर में। अगला क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में आयोजित सम्मेलन में की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बगदाद के 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होते हैं इनके न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में फरवरी 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नवाब सलाम। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय दूध दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े विकास कार्यक्रम का नाम क्या था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, ADSL इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस प्रकार की लाइनों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबे के टेलीफोन तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किश्तवाड़ में। दुलहस्ती पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने देश आते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों की सीमा किन प्रमुख जल निकायों से लगती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इथोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो इथोपिया देश है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। और मैंने आपको बताया था कि 4 देश इसके अंदर आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, आप ये जो देखते हो ना, अफ्रीका का जो महाद्वीप है कुछ इस प्रकार का है, ये वाला ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, इसी को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और इसमें 4 देश आते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भौगोलिक रूप से किस महासागर के पास स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर और लाल सागर के पास स्थित है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसने किया था? देखिए यहाँ पे रडार की बात हो रही है, फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का आविष्कार किसने किया था? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, रडार मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए रडार जो होता है ये मुख्य रूप से रेडियो तरंगों का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? PSLV का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से किस प्रक्षेपण यान को जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, PSLV को। PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को किस यान द्वारा लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, PSLV C11। भारत का जो पहला चंद्र मिशन है चंद्रयान 1, इसे PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने और हरित क्रांति की शुरुआत के बाद 1966, 1966 और 1969 की अवधि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना अवकाश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में मुख्य रूप से किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च उपज वाले किस्म के बीज यानी कि HY सीड्स का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन राज्यों में देखने को मिला? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो देखने को मिला पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, फिक्की का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन, फिक्की का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए हेडक्वार्टर ऑफ फिक्की पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नई दिल्ली में फिक्की का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना स्थित है झारखंड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में कुल कितने स्वतंत्र देश मौजूद हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 54। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने स्वतंत्र देश मौजूद हैं? 54। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका वह महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है वो स्थित है अदीस अबाबा, इथोपिया में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेशेल्स। अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित वह भाषा कौन सी है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, HTML। टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित वह भाषा HTML है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए भारत का जो पहला भारतीय उपग्रह है इसका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आर्यभट्ट उपग्रह को किस देश के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत संघ यानी कि USSR। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश धवन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत द्वारा निर्मित उस पहले उपग्रह का नाम क्या था जिसे भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहिणी RS-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, E श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, किस शहर में स्थित है पूछा जा रहा है बेसिकली ये। राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबिया का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वालामुखी लावा पठार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कोलंबिया का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कैस्केड रेंज और रॉकीज पर्वत के बीच स्थित है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए कोलंबिया का जो पठार है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन, कोलंबिया का पठार विश्व के किस देश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोलंबिया के पठार की मुख्य जल निकासी प्रणाली बनाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्नेक नदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत संघ पूर्व यानी कि यूएसएसआर। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-78, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन के से संबंधित प्रसिद्ध 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 में। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपनी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल ही चली थी। अगला क्वेश्चन, शेयर बाजार के संदर्भ में बुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वह निवेशक जो कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करता है। बुल शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पर। बियर मार्केट की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, बुल और बियर 2 शब्द प्रयोग होते हैं और यहाँ पे बियर शब्द का प्रयोग कब होता है? शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट होना। ठीक है, बियर शब्द का प्रयोग होगा। और बुल शब्द का प्रयोग कब होता है? शेयरों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होना। अगला क्वेश्चन, तेजड़िया और मंदड़िया शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? वही बात हो गई, बुल एंड बेयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है ये दोनों शब्द। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है, इसके तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, भारत में योजना आयोग का जो गठन है ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे इनका नाम नरेंद्र मोदी जी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन हुआ योजना आयोग को रिप्लेस करके। कब हुआ? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता सेनानी को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह 1928। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण सरदार पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है ये? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का एकमात्र चालू हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अगती हवाई अड्डा। लक्षद्वीप द्वीप समूह का एकमात्र चालू हवाई अड्डा है ये। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार अधिकतर किससे बना हुआ है? तो देखिए दक्कन का जो पठार है अधिकतर बना हुआ है किससे? राइट आंसर ऑप्शन सी ग्रेनाइट और बेसाल्ट से, चट्टानों से। दक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो देखिए दक्कन का जो पठार है ये भारत के किस भाग में है? दक्षिणी भारत में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल निर्माण से बना हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आग्नेय शैलों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। दक्कन का जो पठार है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डैश दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी लाल मृदा। लाल मृदा जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दक्षिण दक्कन के पठार का भाग है? राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक डैश भूमि है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए त्रिभुजाकार भूमि है दक्कन का पठार, और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार का आकार कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन डी त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का है ये। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को। अगला क्वेश्चन, वह विषय जो किसी भी सूची संघ राज्य और या समवर्ती में शामिल नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना बीएसई से जुड़े हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई दलाल स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन दो फसलों पर सबसे अधिक पड़ा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं और चावल पर। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव जो दो फसल हैं जिन पर सबसे अधिक पड़ा है वो है गेहूं और चावल। अगला क्वेश्चन है, माही नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है राजस्थान और गुजरात की। माही नदी घाटी परियोजना राजस्थान और गुजरात की
इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, माही परियोजना के अंतर्गत कडाना बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा, माही नदी की वह कौन सी विशेषता है जो इसे भारत की अन्य नदियों से अलग करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नहर सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित किस बांध या बैराज से निकलती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हरी के बैराज से निकलती है राजस्थान नहर। यह आपने ध्यान रखना, और इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? देखिए, इंदिरा गांधी नहर का जो पुराना नाम है वो है राजस्थान नहर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को किस शक्तिशाली रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो देखिए, चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन को आधिकारिक तौर पर किस तिथि को लॉन्च किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 मिशन को ऑफिशियली। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था? तो देखिए, चंद्रयान 2 का जो लैंडर है इसका नाम रखा गया था विक्रम। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? देखिए, चंद्रयान 2 का जो रोवर है इसका नाम है क्या? प्रज्ञान। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के सिवन चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के किस हिस्से की खोज करना था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आदित्य L1 मिशन। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन को। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन में L1 का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैग्रेंज बिंदु 1, L1 का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र के वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वीनस प्लैनेट जो है इसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के चमकीले पीले बादलों का निर्माण मुख्य रूप से किस अम्ल से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष या दशक में हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है 1966-67 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय भारत के तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे जिन्होंने इस क्रांति के लिए राजनीतिक समर्थन दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना का मॉडल अमेरिका की किस प्रसिद्ध परियोजना पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेनेसी घाटी प्राधिकरण। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना से मुख्य रूप से किन दो राज्यों को लाभ मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को। किस नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था जिस पर नियंत्रण के लिए यह परियोजना बनाई गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत के किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिपकिला दर्रा। सतलुज नदी भारत में शिपकिला दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है।
अगला क्वेश्चन है शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए शिपकिला दर्रा जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सतलुज नदी का जो उद्गम है ये होता है कहाँ से, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान तीनों देशों में बहती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज। सिंधु नदी की वह सहायक नदी जो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान तीनों देशों में बहती है वो है सतलुज। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलुज नदी पर बनाया गया है प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर विक्रम साराभाई को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ही इनकॉस्पर का गठन हुआ था जिसे बाद में किस नाम से जाना गया। तो देखिए इनकॉस्पर ये किसका पुराना नाम है, ये पुराना नाम है इसरो का। भारतीय स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन परमाणु रिएक्टर में मंदक का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए परमाणु रिएक्टर में जो मंदक होता है इसका उद्देश्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारी जल और ग्रेफाइट। भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है जिसका उपयोग अक्सर मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। अगला क्वेश्चन है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस प्रक्रिया के कारण होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन सूर्य के मुख्य घटक क्या है जो संलयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मुख्य घटक हैं जो कि संलयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक को बनाते हैं, ये होता है नाभिकीय संलयन में यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है ये करता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के शुरू होने के लिए क्या आवश्यक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बहुत उच्च तापमान की ज़रूरत होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को शुरू करने में। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करता है। शुक्र ग्रह यानी कि यहाँ पे वीनस प्लैनेट की बात हो रही है कि वह अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करता है। आंसर ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन सौर मंडल के वह दो ग्रह कौन से हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र और अरुण। सौर मंडल के वह दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमते हैं, शुक्र और अरुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय जो होता है ये किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन काल उसके परिक्रमण काल से भी लंबा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र यानी कि वीनस प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस पैमाने पर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना मापा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 310 केल्विन होता है केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन
शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला केंद्र हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? तो देखिए, शरीर का जो तापमान होता है उसे नियंत्रित करने वाला जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। पूछा जा रहा है मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क में, यानी कि फोर ब्रेन में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, मानव शरीर का जो तापमान होता है इसे मापने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं वो पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लिनिकल थर्मामीटर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्धांत दिया था कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमेडिस। आर्किमेडिस ने जो वैज्ञानिक थे इन्होंने यह प्रिंसिपल दिया था। अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरती हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो पानी के पे तैरती हुई वस्तु होती है उसके ऊपर जो ऊपर की ओर बल लगता है वो कौन सा होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल होता है ये, जिसे कि हम बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु पानी में तभी तैरेगी जब? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम या उसके बराबर हो। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने वाला उपकरण लैक्टोमीटर और द्रवों का घनत्व मापने वाला हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि दूध की शुद्धता हम किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। या द्रवों का जो घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। तो किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमेडिस का सिद्धांत, आर्किमेडिस प्रिंसिपल पर यह काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है विशेष रूप से यकृत के रोगों और उसके उपचार से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा विशेष रूप से यकृत के रोगों और उनके उपचार से संबंधित है, वो है हेप्टोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। पीलिया रोग में शरीर का जो वह अंग जो मुख्य रूप से प्रभावित होता है वो होता है यकृत। अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित होने वाले उस रस को क्या कहते हैं जो वसा के पाचन में मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्तरस, जिसे कि हम बाइल जूस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में प्रचुर मात्रा में संचित रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। यह आपने ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण क्या है? देखिए, हेपेटाइटिस रोग का जो मुख्य कारण है वो क्या है? यकृत में सूजन। हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस में एक बहुत ही तीखी गंध होती है जो नाक में चुभन पैदा करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया जो है, अमोनिया गैस जो है, इसमें बहुत ही तीखी गंध होती है जो कि नाक में चुभन पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी जो गंध होती है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू रसोई गैस वास्तव में गंधहीन होती है, इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी तीखी गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइल मरकैप्टेन। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिडर्मिस कहा जाता है मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेलानिन जो कि त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है त्वचा की किस परत में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एपिडर्मिस में। मेलानिन जो कि त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है त्वचा के एपिडर्मिस में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को उसके अत्यधिक प्रदूषण स्तर के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी।
अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी मुख्य रूप से किन दो राज्यों में बहती है? तो देखिए, जो दामोदर नदी है ये मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो देखिए, बंगाल का शोक कहा जाता है किसे? दामोदर नदी को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दामोदर नदी का उद्गम होता है कहाँ से? छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार तापमान का मानक मात्रक क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी केल्विन। सिंबल क्या है? बड़ा के। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 0 डिग्री केल्विन। परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है इसका मान केल्विन पैमाने पर होता है 0 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने का मान समान होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -40 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूरज जैसे तारों के अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है सूरज जैसे तारों के अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए। एक छोटी लोहे की सुई को जब सावधानी पूर्वक पानी की सतह पर रखा जाता है तो वह तैरती रहती है। इस घटना के पीछे मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर। ये आपने ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, यकृत मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग तंत्र से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी पाचन तंत्र से। यकृत मुख्य रूप से मानव शरीर के पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। यकृत यानी कि लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी वसा का पाइसीकरण करना। वसा का पाइसीकरण करना यानी कि इमल्सीफाइंग फैट्स। अगला क्वेश्चन, यकृत किस हानिकारक पदार्थ को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन तंत्र की सहायता करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का संचय करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का संचय करता है यकृत होता है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैबर प्रोसेस के द्वारा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, अमोनिया गैस जल में घुलने पर किस प्रकार का घोल बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्षारीय यानी कि बेसिक इन नेचर। अगला क्वेश्चन है, टीयर गैस जिसे कि हम आंसू गैस भी बोलते हैं के निर्माण में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में यकृत हानिकारक अमोनिया को किस सुरक्षित पदार्थ में परिवर्तित कर देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूरिया। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण बनता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मेलानिन के कारण। मानव त्वचा का जो रंग है ये मेलानिन के कारण बनता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन का उत्पादन बिल्कुल ना हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन का उत्पादन बिल्कुल ना हो तो उस स्थिति को हम कहते हैं एल्बिनिज्म। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के निर्माण में सूर्य का प्रकाश और त्वचा की कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाले उपकरण यानी कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है गेटवे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण OSI मॉडल की सभी 7 परतों पर कार्य कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गेटवे।
अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के दो नेटवर्कों जैसे दो लैन को आपस में जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसा उपकरण जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मॉडेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित थोक विज्ञापनों या संदेशों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन बी, स्पैम कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में स्पैमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, इंटरनेट में आप काफ़ी चीज़ें बार सुनते हो, स्पैम हो गया, स्पैम, तो ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विज्ञापन करना या फिशिंग के जरिए जानकारी चुराना। अगला क्वेश्चन, जंक ईमेल को अन्य किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? देखिए, जो जंक ईमेल होता है उसका अन्य नाम क्या है? स्पैम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन नेम और पासवर्ड की सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑथेंटिकेशन कहलाती है। कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन के बाद यूज़र को सिस्टम के किन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति है, यह तय करना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑथराइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड के अलावा सुरक्षा की दूसरी परत के रूप में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, OTP का, वन टाइम पासवर्ड का। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? तो देखिए, हमारा सौरमंडल जो है ये मिल्की वे आकाशगंगा का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मिल्की वे आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो देखिए, मिल्की वे आकाशगंगा जो है इसका आकार है सर्पिलाकार, यानी कि स्पाइरल शेप है। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा में तारों, गैस और धूल के बादलों को एक साथ बांधे रखने वाला मुख्य बल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाली तारों की सफ़ेद पट्टी जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, इसे सबसे पहले किसने देखा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली ने देखा था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 500 क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में करवा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट RRB NTPC 1000 का ये, ठीक है, पार्ट 1 था। अगले पार्ट में 500 क्वेश्चन और करवा दूंगा, ठीक है। अभी यह देखिए कि ये जो 500 क्वेश्चन अगले हैं ना, वो आपके लिए बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं मैंने, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 1000 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना और मुझे कमेंट में बता देना कि अगला आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, पॉलिटी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, साइंस का चाहिए, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट का चाहिए, आर्ट एंड कल्चर का चाहिए, कंप्यूटर का चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। आपके लिए 1000 वन शॉट लेकर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। अभी मैंने GS पूरी तरह आप सभी के लिए स्टार्ट कर दिया है। करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही रहा था आपको, अब आपको GS भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है आपके पास। गांधी जी को अर्धनगर फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, आप ना कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स, आप कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखा करो, किस नाम क्या है आपका और किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो मुझे ज़रूर बताया करो, ताकि मुझे पता लगे कौन से मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार मेरी वीडियो को देखते हैं। तो कमेंट आप ज़रूर किया करो फ्रेंड्स, ठीक है। एक प्रकार का आपके लिए आपका ये अटेंडेंस होगा मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए मेरा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई-बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पर मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई-बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, ठीक है। 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको,
रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। जीके जीएस का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।